फ्रेंड्स, आज हम आपकी वीडियो नंबर 3 में आपका अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग। तो इसको समझने से पहले आपको पिछली दोनों वीडियोस देखनी पड़ेगी। जो हमारी बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग है ये हमारी अकाउंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो इसको आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा आज का पॉइंट है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो इरिकवरेबल होती है, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जिस डेटर से हमने पैसे लेने हैं वो हमें पैसे देने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, वो इस पोजीशन में नहीं कि वो हमें पैसा दे पाए। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका मन बेईमान हो गया या सचमुच उसकी पोजीशन खराब है कि ही इज़ अनेबल टू पे द मनी। तो उस मनी को हम जो है बैड डेट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। बैड डेट्स मतलब जो हमारी अमाउंट मुकर चुका है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। जो अमाउंट हमने बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दी तो वो कई बार क्या होता है कि वो पर्सन अब एबल है हमें पे मनी करने के लिए, तो जब उसकी हालत अच्छी होती है तो वो हमें हमारी अमाउंट देने के लिए आता है। तो जो हमने अकाउंट रिटर्न ऑफ कर दिया उसको अब वापस लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, अर्थात हमारी डूबी हुई असामी वापस आ गई, अर्थात पैसे हमारे निकल चुके हैं। तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट भी ऐसा ही है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो हमारे पैसे देने के एबल नहीं है और कोर्ट द्वारा उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कि ही इज अनएबल टू पे द मनी टू बिजनेस, तो उसको हम बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। और सॉल्वेंट जो है इसका उल्ट है, अर्थात जो हमारा पैसा वापस करने के लिए रेडी है और इस गुड कंडीशन में है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो उसको हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट कुछ भी चीज बाय करने के लिए हमें जो पे करना पड़ता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। कोई प्रोडक्शन हमने तैयार करनी है तो उसके लिए जो खर्च करना पड़ता है तो वो हमारी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है वाउचर। तो वाउचर क्या है? वाउचर एक एविडेंस होता है। जितने भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में, तो वो किसी ना किसी प्रूफ से हम रिकॉर्ड करते हैं और वही एविडेंस जो होता है उसको हम वाउचर कहते हैं। जैसे कैश मीमो होता है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, बैंक में आपने जो पैसा जमा करवाया तो वो जो वाउचर भरते हैं, जो स्लिप भरते हैं, उसको हम वाउचर के नाम से जानते हैं। दीज आर द वाउचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेल करने से, जो गुड्स सेल करते हैं उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑपरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या चीज़ है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और दूसरा नेट प्रॉफिट होता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स से माइनस करते हैं तो जो हमें इनकम होती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। मैंने बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन को बनाने के लिए हमें खर्च करने ही पड़ते हैं, जिसके बिना वो सामान नहीं बन पाता। जहाँ अगर हम किसी से बना बनाया माल लेके आते हैं तो वो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा। जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो खर्चा अगर ना भी करें तो वो खर्चे के बिना हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, लेकिन सेल करने के लिए कुछ हमें खर्च करने पड़ते हैं, तो वो हमारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? जैसे सैंड्स, रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो ये इन सभी का खर्चा जो होगा, क्योंकि इनके बिना मेरा घर नहीं बन पाएगा, जब बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
लेकिन मैं तो कोई और काम करता हूँ, बिल्डिंग मेरी बन रही है, मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरी जो लेबर लगी है वो कहीं फ्री ना बैठी हो, पता नहीं काम करती होगी कि नहीं करती होगी। तो मैंने एक व्यक्ति को वहाँ अपॉइंट कर दिया कि आप यहाँ इनकी देख रेख करोगे, यू आर द सुपरवाइजर। तो आप सुपरवाइजिंग का काम करोगे, देखना है कि कोई मिस्त्री फ्री तो नहीं बैठा, लेबर वाले फ्री तो नहीं बैठे, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो सारा दिन अपनी देखरेख में काम करवाता है। तो मुझे ये बताओ, क्या सचमुच ही अगर वो व्यक्ति काम वहां ना बिठाता, क्या सचमुच ही मिस्त्री काम नहीं करता, लेबर सचमुच ही बैठ जाती, फ्री बैठ जाती? ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिस्त्री को, लेबर को पता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो ये हम जो ऑनर है वो हमें काम से जो है हटा देगा, हमारी छंटनी कर देगा, इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जो मैंने सुपरवाइजर का काम उसको दे दिया, वो मुझे फ्री में खर्चा करना पड़ गया, तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके बिना मेरा काम चल सकता था। तो जहाँ जो सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो जहाँ सेल्समैन का खर्चा है, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने से जो प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। जहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, सेल से जो इनकम हुई है उससे टोटल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाए, तो जो हमारे पास शेष रह जाता है उसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 129 है हमारे पास गेन। तो गेन क्या है? अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर, जो हमें रेगुलर गेन नहीं होता। तो कभी कभी होता है, जैसे मैंने बिल्डिंग को सेल कर दिया, फर्नीचर को सेल कर दिया, जिस चीज़ का मैं बिजनेस नहीं कर रहा उस चीज़ को सेल किया और वहाँ से मुझे जो इनकम मिली, एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो वो मेरा गेन होता है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो मुझे इनकम प्राप्त होती है, एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है, उसको हम गेन कहते हैं। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट और गेन एक जैसे ही हैं। प्रॉफिट एक जो है पार्टिकुलर पॉइंट पर होता है, हम अर्थात एक साल के बाद हमारी बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं कि पूरे वर्ष में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और ये रेगुलर होता है। उसके बाद आता है लॉस। तो लॉस क्या है? लॉस जो होता है ये ऑनर की इक्विटी को डिक्रीज कर देता है, अर्थात जब उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और उनकी इनकम कम हो जाती है तो उस वक्त उसको लॉस होता है। एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, जब रेवेन्यू से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लॉस कहते हैं। लॉस की भी दो टाइप्स होती है, एक नॉर्मल लॉस है और एक अबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस जो है इसकी एंट्री बुक्स में नहीं की जाती, अबनॉर्मल लॉस की एंट्री की जाती है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिस लॉस के ऊपर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता और वो नुकसान होकर ही रहना होता है, उस लॉस को हम नहीं रोक सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि मालगाड़ी आ रही है, उसके में तेल भरा हुआ है, तो जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ तो रेलवे ट्रैक्स में बहुत सारा तेल बिखरा पड़ा होता है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। आप एक गाड़ी जो है वो वीट के जो है बैग्स भर के लेके आते हो, जब बैग उठा लोगे तो कुछ ना कुछ दाने वहाँ बिखरे पड़ेंगे होते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते। आप रेता सीमेंट का काम करते हो तो रेता जो होता है वो हमारा बाहर शॉप के बाहर पड़ा रहता है, जब अंधेरी आती है तो रेत वगैरह जो है हवा के साथ उड़ता रहता है। हम जो कॉटन को पेंजे पर लेके जाते हैं पंजाने के लिए, तो कोई रुई का छोटा सा टुकड़ा इधर उड़ता है कोई उधर उड़ता है, तो उसको हम उड़ने से नहीं रोक सकते, तो उस लॉस को हम नहीं रोक सकते, वो लॉस होकर ही रहेगा। उस लॉस जो बाकी हमारे पास नेट गुड बचेगा उसी को पूरी वैल्यू मान ली जाती है, तो वो जो लॉस हुआ है उसको हम नेट लॉस जो है नॉर्मल लॉस मानते हैं। अब नॉर्मल लॉस क्या है? अब नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिस लॉस के ऊपर व्यक्ति का पूरा कंट्रोल होता है और उस लॉस को होने से हम जो है बचा सकते हैं, लेकिन वो लॉस हमारी लापरवाही के कारण, केयरलेस के कारण होता है। जैसे मेरा गोडाउन है सिलेंडर्स का, गैस एलपीजी का, तो वहां पर जगह जगह आपने देखा होगा लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, नो स्मोकिंग पेट्रोल पंप के पास, गैस के गोडाउन में। लेकिन जो मेरा वहां वॉचमैन रखा है उसने क्या किया, सिगरेट
सिगरेट जलाई और उसके बाद पीने के बाद छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन वहां पर क्या था, सिलेंडर लीक हो रहा था तो एकदम अग्नि पकड़ गई और मेरा जो गोडाउन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप के पास भी लिखा हुआ है लेकिन तेल गिरता रहता है, तो वहां भी कुछ ऐसा कारण बना जहां चोरी का डर रहता है, तो हमने ऐसी जगह गोडाउन बना हुआ है कि वहां पर चोरी हो जाती है। इन लॉ से हम बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं? अपने माल का, अपने दुकान का, अपने बिजनेस में इंश्योरेंस करवाकर। तो इंश्योरेंस जब कभी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके लॉस को रिकवर किया जा सकता है। जो ऐसा लॉस होता है उस लॉस को हम अबनॉर्मल लॉस के को जानते हैं। मेरा माल जो समुद्री जहाज द्वारा आ रहा है, हमें मालूम है कि ऐसा ना कोई सुनामी आ जाए और जो जहाज हमारा डूब जाए, माल नुकसान हो जाएगा, जहां समुद्री लुटेरे ना आ जाए, तो मुझे माल का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, तो इस लॉस से बचा जा सकता है। ऐसे लॉस को हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री। तो जितनी भी हमारी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, कभी माल परचेज किया, कभी सेल किया, किसी से माल उधार खरीदा, किसी को बेचा, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, कभी विड्रॉल किया, तो इन सभी चीज़ों को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी को हम एंट्री के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स पड़ी हैं या एसेट्स पड़ी हैं, उसकी जो वैल्यू बुक में लिखी गई होती है उसको हम बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम अपने अकाउंट्स को इजी बनाने के लिए बहुत प्रकार की बुक्स लगाते हैं जो कि बिजनेसमैन के अकाउंट्स वर्क में उसकी हेल्प करती हैं, जिसको हम सब्सिडी बुक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, तो बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, प्रॉपर जर्नल, लेजर। तो दीज आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन सभी बुक्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 34 पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स को बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा किया जाता है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट और डेबिट। जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो चीज हमें रिसीव हो रही है उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज हमारी शॉप से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे अकाउंट्स में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं, जो राइट साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। क्रेडिट साइड में जाने वाली चीज लिखते हैं और डेबिट साइड में आने वाली चीज लिखती हैं। डेबिट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड डेबिटो से बना है और इसको एब्रिविएशन में डीआर से लिखा जाता है। इसको किससे लिखते हैं हम? डीआर से लिखते हैं और ये ग्रीक वर्ड डेबिटो से बना हुआ है। और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड होती है और ये ग्रीक वर्ड क्रेडिटो से बना है और इसको सीआर लिखा जाता है और ये किससे बना है? ग्रीक वर्ड क्रेडिटो से बना हुआ है। तो दोनों साइड्स है इसकी, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? जो हम एसेट्स को यूज करते हैं उसका कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने आज कोई व्हीकल खरीदा, 2 व्हील खरीदा, 4 व्हील खरीदा, तो आज शोरूम से वो 50,000 का लेके आए बाइक और कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू जो है 40,000 रहेगी, 45,000 रहेगी। वो कैसा होता है? उसमें उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ड्यू टू टीयर एंड वियर्स, ड्यू टू एक्सीडेंट केस, ड्यू टू फायर होगी, जब फ्लड आ गया, फ्लड आने के कारण मशीनों में पानी चला गया, उसकी वैल्यू कम होगी, नमी आ गई। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आते हैं जिसके कारण हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जितनी वैल्यू कम होती है वो हमारा लॉस होता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं और उस लॉस को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग जो है एक्सप्लेन करना इजी है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है
फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो हमारा जो वर्ष के एंड पर जब हमारा वर्ष कंप्लीट होने वाला होता है तो उस वक्त हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। जो हमने पूरे वर्ष में जर्नल किया, लेजर किया, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में वो है जो आगे जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है, उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, क्या हम लॉस पर तो नहीं जा रहे, क्या किस पोजीशन में जा रहे हैं। तो उस वक्त जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट के विषय में बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट बताता है। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। तो जो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अब एक और पॉइंट रह गया था बीच में, रिबेट। तो रिबेट क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने पूछा कि जो है किसी दुकान से मैंने सामान लेने गया, तो मैंने कहा कि ये जो मशीन है कितने की, उसने कहा 10,000 रुपये की। मैंने कहा भी मैंने कम से कम 100 मशीन लेनी है, तो मुझे सही रेट लगाओ, क्या लगाओगे? उसने जो कम कर दिया, तो मुझे जो उसने छूट कर दी वो रिबेट होती है। ये एक डिस्काउंट की तरह ही होती है। जैसे मैंने आपको डिस्काउंट की 2 टाइप्स बताई थी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो एट द बार्गेनिंग टाइम किया जाता है, कैश डिस्काउंट समय से पहले पेमेंट लेने के लिए या देने के लिए हम जो पैसे लेस कर देते हैं, तो वो हमारा कैश डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं की जाती, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। तो सेम ही चीज है कि जो हम पैसे पहले से ही कम करवा लेते हैं वो हमारी रिबेट होती है। लास्ट आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट्स वर्क का एंड का वर्क होता है। सारे साल के बाद वर्ष के एंड पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसकी 2 साइड्स होती हैं। जो लेफ्ट साइड होती है उसको लायबिलिटी साइड के नाम से जानते हैं, जो राइट साइड होती है उसको हम एसेट के नाम से जानते हैं। लायबिलिटी साइड पर ओनर्स की इक्विटी शो की जाती है कि ओनर का पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है, और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो लोगों का बाहरले आउटर्स का पैसा उसने देना वो शो किया जाता है। और एसेट साइड उसके पास क्या क्या पड़ा है, मशीन कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, कैश कितना है, बैंक कितना है, ये सभी चीजें उसमें शो की जाती है। स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, उसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो बच्चे कहीं कोचिंग के लिए नहीं जा पाते, कम से कम उनका फायदा हो जाएगा। अगर आप किसी को अच्छे फ्रेंड मानते हो तो उसका कम से कम भला करना, ताकि उसके पास ये पहुंच जाए। मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटे, थैंक यू।